नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज भवन में भीषण आग लगी। इस आग के कारण हालांकि कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कहा जाता है कि कैश वहां से गिनती के बाद बैंक में पहुंचा दी गई थी, लेकिन ये बात है कि बिल्कुल भवन के पास, ये बिल्कुल गुफा के पास कालिका भवन है, गेट नंबर 2 में आग लगी है। आग के कारण फिलहाल अपेरेंटली जो अभी बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आग इतनी भीषण थी कि काफी जो पूरा स्ट्रक्चर था गेट नंबर 2 के पास, जिसको हम कैश काउंटर भी कहते हैं, वो पूरी तरह से जल करके राख हो गया है। लेकिन कोई नुकसान यानी कैश नहीं जली है। वो पहले ही बताया जाता है कि पहले ही गिनती करने के बाद वो 5.5 लाख के करीब, क्योंकि आजकल यात्रा इतनी प्रभावी तरीके से नहीं चल पा रही है, कोविड-19 के चलते लोग नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इस भीषण आग ने बता दिया है कि शॉर्ट सर्किट का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं तहसीलदार भवन दुनीचंद जी। दुनीचंद जी, आप हमें बताइए कितना नुकसान हुआ है और कारण क्या है आग का? आवाज नहीं आ रही साहब अच्छे से। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कारण क्या लगता है, आग का कारण आपको क्या लगता है, किस वजह से आग लगी? कारण तो अभी इन्वेस्टिगेट कर ही रहे हैं। शॉर्ट सर्किट ही हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई रहता नहीं, कोई कुछ और कुछ बन गया, तो वही हो सकता है, मगर अभी वेरीफाई कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दुनीचंद जी, क्या कोई कैश तो नहीं जली है ना, करेंसी? नहीं, कुछ नहीं, कोई लाइट का कोई प्रॉपर्टी कुछ नहीं है। और कितनी देर में आग पर कंट्रोल, काबू पा लिया गया था? कितना समय लगा आग पर? विदिन हाफ एन आवर भी जल्दी भी हो गया, उसको कंट्रोल कर दिया था। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों, अमरनाथ यात्रा को लेकर के अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यात्रा होगी नहीं होगी। हालांकि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया कि यात्रा नहीं होगी। वो अपनी यात्रा पर स्टैंड है, लेकिन असमंजस बना हुआ है। हालांकि हमने विश्व हिंदू परिषद से जब जानना चाहा, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश गुप्ता से जब जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। ऐसे हालात बने हुए हैं कोविड-19 के चलते, जैसी जैसी परिस्थितियां बनेगी वैसे वैसे ही यात्रा को बोर्ड चलाएगा। आइए देखते क्या कहना है। मुझे लग रहा है कि असमंजस की कोई स्थिति नहीं है। ये क्यों, ये तो मीडिया की क्रिएशन लगती है मुझे। श्राइन बोर्ड ने 28 जून से यात्रा जाने की अनाउंसमेंट की हुई है, तिथियां पहले से घोषित हैं। उसके बाद आज तक श्राइन बोर्ड की तरफ से तो ऐसा कोई बयान आया नहीं है जिस पे कोई असमंजस की स्थिति पैदा हो। तो ये एक सेल्फ स्पेकुलेशन वाली चीज़ है। बाकी ये आपकी बात ठीक है कि कोविड चल रहा है और कोविड के दौरान बड़ी सारी चीज़ों के ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बदले हैं, दुकानों का समय बदला है, लाइफ के तरीक़ाकार बदले हैं, और उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर यात्रा के विषय में कोई और फैसला होगा या इस तरह की कोई बात आएगी तो उसको भी समाज को स्वीकार करना चाहिए। अभी तक जो श्राइन बोर्ड ने 28 जून की तिथि दी हुई है, उसके बाद उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। इस करके मैं इसको असमंजस की स्थिति नहीं समझता। अगर व्यापारी तबके की बात करें तो व्यापारी तबका भी असमंजस में है। व्यापारी तबका चाहता है कि अगर बाकी राज्यों में यात्राएं चल रही हैं, लगातार निरंतर यात्राएं चल रही हैं, यहां भी जो प्रोटोकॉल है उसके तहत यात्रा चलाई जानी चाहिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को सही तरीके से मानते हुए लखनपुर से आप सैंपलिंग शुरू कर दें और यात्रा करवाएं। जो बोले बाबा के भगत हैं, उनमें हर साल उत्साह होता है कि हमने यात्रा पे जाना है। कई लोग ऐसे हैं वो जो हर साल आते हैं, बड़े जोश से आते हैं
और मौसम की भी परवाह नहीं करते और यात्रा पे आते हैं, उन लोगों की आस्था पे फ़र्क पड़ता है, उनकी आस्था टूटती है। गवर्नमेंट को चाहिए इस पे अच्छे से अच्छे प्रबंध करने चाहिए। लखनपुर एंट्री पॉइंट पे टेस्टिंग होनी चाहिए, जो बिल्कुल फिट है उसको यात्रा पे भेजना चाहिए और आगे भी अच्छे इंतजाम करने चाहिए, जिससे यात्रु जो भी आए, जो भी पिलग्रम आए, वो जम्मू कश्मीर को अपना घर समझे और पूरा समझे कि जैसे घर में बैठा है। ऐसी गवर्नमेंट ने उनको सहूलतें देनी चाहिए। हमारा जितना मैंने पहले कहा, टूरिस्ट लोगों को आना ना के बराबर है और यात्रा में डेफिनेटली लोग काफ़ी हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से आते हैं। तो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कभी ये यात्रा हो। जितने भी, जैसे आप देखिए इन एंड अराउंड जम्मू, जैसे मंदिर के आसपास जितने देखिए, आज बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि या भी ये यात्रा शुरू हो, हमारा धंधा बिल्कुल दोबारा नए सिरे से कुछ मिले, नहीं तो अदरवाइज ये बिल्कुल फाका कशी की तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल ना के बराबर है। सरकार इसके बारे में चिंतित नहीं है। दर्शकों, व्यापारी तबका क्यों ना बोले, क्योंकि 2019 में यात्रा को बीच में समाप्त कर दिया गया था। तब एक ऐतिहासिक डिसीजन 5 अगस्त को लिया गया था कि 370 में संशोधन होगा और 35 से हटाया जाएगा। और उसके बाद से 2020 में कोविड के प्रकोप के चलते यात्रा नहीं चली और अब 2021 में भी डामाडोल चल रहा है। कोई पक्का डिसीजन नहीं ले पा रहे। लेकिन स्थितियां जो इस वक्त बनी हुई हैं वो बता रही हैं साफ साफ कि व्यापारी वर्ग जो कहीं ना कहीं इस यात्रा से जुड़ा होता है, उसको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि सरकार यात्रा को चलाएगी और एसओपीज के मुताबिक चलाएगी। सरकार से, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से यही मांग करना चाहते हैं कि जो 58 दिन की यहाँ जो अमरनाथ जी की यात्रा, जो वार्षिक यात्रा रहती है, वो होनी थी, लेकिन उसको विलंब होने की वजह से जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए जिनकी रोजी रोटी से चलती है वो दुविधा में है। तो इसलिए हमारी मांग है कि कोविड-19 वजह से जो भी खतरा बना हुआ है, जहाँ यहाँ कोई रिस्क है, तो हम ये मांग करना चाहते हैं कि आप 1 महीने की यात्रा होनी चाहिए, ताकि इससे हमारी जो यहाँ की जो आर्थिक जो हालत लोगों की जो ख़राब हो चुकी है, लगभग 2014 से लेकर 2021 तक कुछ ना कुछ, कभी बाहर, कभी बुरहान बानी, कभी मिलिटेंसी, कभी अपना सरकार भंग होना, कभी 2019 में यहाँ 370 हटाई गई, फिर 2020 में कोरोना, 2021 में कोरोना। हम बहुत सफ़र कर चुके हैं यहाँ से, चाहे वो टैक्सी वाला, ऑटो वाला, रेडी बड़ी वाला, या जितने भी टूर ऑपरेटर हैं, उनकी सारी की सारी रोजी रोटी जो है इसी वार्षिक यात्रा से चलती है। पे बाबा बर्फानी की जो यात्रा है, जो अहम सबसे मुख्य जरिया है हमारी कमाई का, जिसमें टूरिस्ट आता है, जिसमें टूरिस्ट ट्रेड से लेके ऑटो चालक तक को कारोबार मिलता है, वो बंद रही। तो अब आने वाले समय में सिर्फ यही उम्मीद है, जिससे हमें है कि थोड़ा बहुत जो टूरिस्ट ट्रेड है वो चल सकता है, वो ये है जो आने वाली बाबा बर्फानी की वो है, ये यात्रा है। पर देखा जाए तो आज के समय में भी हमें कुछ नहीं पता है कि यात्रा वो चलेगी या नहीं चलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें एकदम गुमनामी के दौर में रखा है कि जहां हमें पता ही नहीं है कि यात्रा आएगी कि नहीं आएगी। और अगर आखिरी मौके पे यात्रा के बारे में हमें बताते हैं कि बाबा बर्फानी की यात्रा चलेगी, तो हमारे पास स्टॉक नहीं होगा। वेल दर्शकों, अगर हम बात करेंगे कि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कल ज्वाइन करते ही, यानी रिज्यूम करते ही, उन्होंने सबसे पहले वीडीसी और डीडीसी सदस्यों से मीटिंग की। वर्चुअल मोड में मीटिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, और लेकिन उसमें बड़ा भरोसा दिलाया गया उनको कि आपकी जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, आपको ऑनरेरियम भी दिया जाएगा और जो सुविधाएं, यानी 73rd अमेंडमेंट को इन टोटो लागू करने के लिए जो सुविधाएं हैं वो आपको उपलब्ध करवाई जाएंगी। लेकिन आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं आज भी ये तबका पूरी तरह से खुश नहीं है। आज भी उनका कहना है ना तो हमें गाड़ी, चेयरमैन का कहना है डीडीसी, ना तो हमें कोई गाड़ी दी जाती है, ना मेंबर्स का जो प्रोटोकॉल है वो डिसाइड किया जाता है, और ना ही अभी तक ऑनरेरियम दिया गया है। अगर हम बात करें बजट की, तो बजट में भी उनकी सुनवाई नहीं होती है। 12 तारीख को, फिर 12 अप्रैल को हमारी बैठक हुई थी माननीय एलजी महोदय से, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई।
अभी एक दो मसले और रह गए थे, जैसे हमारे जो हॉनरेबल मेंबर्स उनके स्टेटस की बात थी, तो उनको स्टेटस जो निचले पायदान पर रखा था, उनका एक मुतालबा था कि हमारा स्टेटस जो है 1-2 पॉइंट ऊपर बढ़ाया जाए, तो वो अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद गाड़ियों का मसला, CDF का मसला और हॉनरेरियम का मसला ये था। तो कल भी हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से जो वर्चुअल बैठक हुई है, उसमें भी ये मुद्दे उठाए गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारे हॉनरेबल मेंबर्स के मसले हैं, हमारे वाइस चेयरमैन का मसला है, हमारे चेयरमैन के जो मसले हैं, वो सरकार उनको हल करेगी, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन फिर भी समय समय पर हम ये मुद्दे उठाते रहेंगे और सरकार को दर्शकों, उनका ये कहना है कि अगर सरकार वाकई में गंभीर है, सरकार चाहती है कि जमीनी सतह पर या ग्रामीण हलकों का विकास हो, तो उनको प्रोटोकॉल भी देना होगा और साथ साथ में उनकी रिस्पेक्ट, आदर सम्मान भी उनको चाहिए, ऑनरेरियम भी उनको चाहिए और साथ ही साथ जो सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं, वो भी प्राप्त होनी चाहिए। जब हमारी इलेक्शन हुई थी उस वक्त हमारे केंद्र से भी जो नेता आए थे और लोगों में भी ये बहुत उत्साह था। आपने देखा होगा कि लोग सभी चाहते थे। उस वक्त हमें कहा गया कि ये सारे मिनी MLA हैं और लोगों ने भी बड़ा उत्साह से, बड़े जोर खरोश से हमें सब लोगों को जिताया और भारतीय जनता पार्टी भी इसमें सबसे बड़ी पार्टी जो JKUT में बन के आई। पहली बार चुनाव हुआ था जहाँ पर और उसमें अच्छा रिस्पांस दिया। लेकिन आज 4-5 महीने के बाद भी जब इलेक्शन हो गई है, उसके बाद हमारा एक वहाँ पर जो था वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम चला, तो उसी दिन एक दिन पहले उन्होंने प्रोटोकॉल का वो अनाउंस कर दिया। प्रोटोकॉल में इन्होंने जो BDC है और जो DDC है, उनको दोनों को 28 कॉलम में रखा हुआ है। दर्शकों, डेंटल सर्जन्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो संघर्षरत हैं और उनको सरकार से नाराजगी है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे डेंटल सर्जन्स की। 2008 से लेकर 2021 राइट नाउ अभी तक ये लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन एक भी पोस्ट सरकार ने नहीं निकाली है। इनको हर एक सरकार के जनक या चीफ जिनको बोलते हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, हर एक सियासी जमात ने इनको भरोसा दिलवाया। लेकिन 2008 से लेकर के अभी तक इस भरोसे को सिर्फ भरोसे में ही रखा गया और इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया और आज ये संघर्ष कर रहे हैं। BDS करने के बाद भी इनको अभी तक जॉब नहीं मिली, जॉबलेस है। हम जानेंगे इनसे, आपसे जानना चाहेंगे। पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या आपको लगता है कि आपके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? यही सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही गुहार है कितने सालों से कि इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों। अभी मैं आपको पैंडेमिक की बात बताऊं तो पैंडेमिक में इन्होंने DRDO हॉस्पिटल के लिए पोस्ट निकाली। उसमें अगर आप उसका इंटरव्यू का वो पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है कि MBBS/BDS/BMS, ठीक है। बट इन्होंने हमें उसके लिए एक इंटरव्यू कॉल भी नहीं आता है, किसी डेंटिस्ट को इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया जाता है। ऐसा क्यों? क्या हम सर्व नहीं कर सकते? अब मैं किसी पैथी के खिलाफ बात नहीं करूंगी, MBBS हो, आयुर्वेदा हो, सब इक्वलेंट हैं, सब इम्पॉर्टेंट है, बट ओरल हेल्थ इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। क्या वो इम्पॉर्टेंट नहीं है? और इस पैंडमिक में अगर वो सर्व कर सकते हैं तो हम भी सर्व कर सकते थे। अगर मैं जानकारी के लिए बता दूं, सबके हमें तो पता ही है और हमारे MBBS आयुर्वेदिक फ्रेंड्स क्या उन फ्रेटर्निटी को भी पता ही है, हमारे सब्जेक्ट्स काफ़ी हद तक सेम रहते हैं। वो एनाटमी पढ़ते हैं, हम भी एनाटमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन, सर्जरी, हम सब कुछ पढ़ते हैं। ऐसा नहीं था कि हम इस पैंडमिक में सर्व नहीं कर सकते थे। हम एटलीस्ट वी कैन डायग्नोज, हम डायग्नोज कर सकते थे, हम एडवाइस कर सकते थे पेशेंट्स को कि वो कहाँ जाएं, क्या करें।
किसके पास जाके उनका ट्रीटमेंट हो, ताकि अर्ली डिटेक्शन होती डिजीज़ की और उनका डायग्नोज प्रॉपर होता। और इतनी सारी डेथ्स जो हुई वो बहुत सारा उसका कारण रहा लैक ऑफ कम्युनिकेशन। हर इंसान सीधा जीएमसी नहीं जा सकता, और इसमें डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं है जो सर्व कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर एक्सीलेंट जॉब। पर एक डॉक्टर के पास जब इतना पैंडेमिक में इतने पेशेंट्स उनके पास आ जाएंगे, व्हाट ही विल डू सिंगल हैंडेडली, उसको भी मैन पावर चाहिए। तो हमारी यूटी में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझना चाहिए था कि उन्हें ये मैन पावर उनको देनी चाहिए थी, और 4000 प्लस डेंटिस्ट, सरप्लस डेंटिस्ट उनके पास था, वो उनको यूटिलाइज कर सकते थे, पेरिफेरी में भेज सकते थे, ऐसी स्कीम्स, पैंडेमिक स्कीम्स चला सकते थे, क्योंकि फंडिंग की कमी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि फंड्स जो हैं वो किसी की लाइफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर अगर फंडिंग थी तो फिर हमें क्यों यूटिलाइज, हमें क्यों सर्व नहीं करने दिया गया? सवाल ये उठता है कि आपकी एसोसिएशंस भी बनी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल बनी क्या हुई हैं। वो अपने आप को सही ढंग से आपके इस काज को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही हैं? बिल्कुल, हम हर जगह गए हैं, हर मीडिया प्लेटफॉर्म हमने यूज़ किया है। हमारे साथ डीएसए एसोसिएशन बनी, भूख हड़ताल पे भी रहे, 40+ डेज भूख हड़ताल की है हमारे डेंटल फ्रेटर्निटी ने, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि हम किसी, जहाँ यहाँ पे कोई भी सरकार आई हो, कोई भी, हमने सबसे यही गुहार लगाई कि प्लीज़ आप हमें सर्व करने का मौका दीजिए। आप हमें मौका तो देते, हमारी कैपेबिलिटी को आपने घर बैठ के कैसे जज कर लिया? आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप अपनी भूख हड़ताल छोड़ी थी, तब मुझे लगता है कि भाजपा के जो चीफ स्पोक्स पर्सन है सुनील शेट्टी एडवोकेट, उन्होंने एश्योर्ड किया था, मुफ्ती सैयद ने, स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने एश्योर्ड किया था, तब आपने हड़ताल छोड़ी। सर उस दिन मैं ही बैठी थी प्रोटेस्ट पे, तो ये पीडीपी के नेता वहाँ पे आए थे बहुत सारे। वैसे तो हर कोई आता था और हमें ये आश्वासन देता था कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपकी पोस्टें निकालेंगे। एट दैट टाइम वी क्रिएटेड फाइल, 543 पोस्ट वाज क्रिएटेड एट दैट टाइम इन दैट फाइल। और वो जो फाइल है सर, वो अभी तक फाइनेंस टू हेल्थ एंड हेल्थ टू फाइनेंस घूम रही है। उसके बाद क्या हुआ सर, उन लोगों ने हमें उठाया, वहाँ से पीडीपी के नेताओं ने हमारे जो भूख हड़ताल थी वो ख़त्म करवाई। उसके बाद जैसे ही सर हमारी भूख हड़ताल ख़त्म हुई, उन्होंने हमारे फ़ोन उठाना बंद कर दिए। एंड मतलब कि उन्होंने यही बोला कि आपकी जो है प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगी। सर एब्जॉर्ब करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप हमें एनआरएचएम के थ्रू एब्जॉर्ब कर सके, आप हमें पीएससी के थ्रू कर लीजिए, एडॉक बेसिस पे कर लीजिए, सर कुछ तो करिए। सर 500 से ज़्यादा डेंटिस्ट हैं जिन्होंने एक बार भी पीएससी नहीं देखी है, दे आर ओवर एज। सर डॉक्टर टू बी नोन एज अ क्रीम लेयर ऑफ द सोसाइटी, हम सफ़र नहीं कर रहे हैं, हमारी फैमिली सफ़र कर रही है। मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड, व्हाट दे डू मोस्टली सर डेंटल, अगर आप सर्वे करें, सबसे ज़्यादा डेंटल सर्जन है जिन्होंने अपने प्रोफेशन चेंज किए हैं। क्यों किए हैं सर? क्या मेरा मन करता है कि मैं जाके टीचिंग लाइन में जाऊं? मैं डॉक्टर हूं, मैंने 5 अमूमन पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा डॉक्टर बने। जब डॉक्टर नहीं बनता, एमबीबीएस नहीं कर पाता, तो बीडीएस तो चलेगा ही, क्योंकि साथ डॉक्टर जुड़ जाएगा। क्या आप जिस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, आप चाहेंगे आपके बच्चे बीडीएस करें? सर मैं इवन अगर मेरे से कोई दूर बाहर का भी कोई पूछता है ना, जो मेरा नो नहीं होगा, मैं उसको यही बोलूँगी कि कुछ भी कर लो, प्लीज़ डेंटिस्ट्री मत करना। क्योंकि अगर इतना सर आप इनकी बुक्स देखिए, इतना पढ़ाई का लेवल इतना ज़्यादा होता है, इतना स्ट्रेस होता है बच्चे पे। और जिन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस से डिग्री की हैं, दे हैव इन्वेस्टेड मोर देन 20 to 25 लाख। क्यों किया सर उन्होंने इन्वेस्ट की, जब उनकी अर्निंग? एंड आप क्लिनिक्स का हाल देखिए, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपके पास 10 to 15 लाख होना चाहिए अगर आपको एक क्लिनिक खोलना है। जिन्होंने क्लिनिक खोला हुआ है सर, वो अपना रेंट तक नहीं निकाल पा रहे हैं, दे आर। और आप पैंडेमिक में देखिए, सबकी क्लिनिक्स बंद है, जिनकी खुली हैं वो क्या अर्न कर रही हैं। और अगर हम पार्टनरशिप में किसी के साथ क्लिनिक करते हैं, वो खुद ही नहीं कमा रहे हैं, वो हमें क्या देंगे? और एक मतलब अकेला जो, अगर कोई सपोज सर मिडिल क्लास फैमिली से है, अब वो पहले वो पढ़ाई कर रहा है, उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्लिनिक के लिए पैसे कहाँ से निकालेगा? क्या गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि एटलीस्ट कुछ तो करे, कुछ छोटा मोटा लोन फॉर्म में कर दे कि जिसमें इंटरेस्ट ना हो, ताकि जो लोग क्लिनिक खोलना चाहते हैं वो क्लिनिक खोलें, अगर वैसे एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। अच्छा सर, अगर आप देखिए एनआरएचएम में एमबीबीएस ऑब्लिक आयुष करते हैं ये, अगर ये एमबीबीएस अवेलेबल नहीं है तो आयुष करेगा वहाँ पे। क्या बीडीएस नहीं कर सकते हैं? क्या हम कम हैं इनसे? मैं किसी किसी पैदी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके खिलाफ। आप कम्पीट करवा के देख लीजिए। डेंटिस्ट आप बताइए
किस चीज़ में पीछे हैं सर? हमारा जो प्रैक्टिकल वर्क है, अगर आप करवा के देख लीजिए, नॉर्मल मेडिसिन तो हम भी दे देते हैं सर, हम क्यों नहीं सर्व कर सकते? मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको मलाल होता है कि आपने बीडीएस क्यों किया, इतना समय क्यों वेस्ट किया, और क्या आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं, आपके कुलीग हैं जिन्होंने बीडीएस छोड़ करके कुछ दुकानदारी शुरू कर दी? बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे को तो सबसे ज़्यादा मलाल है इस चीज़ का। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने ये डेंटिस्ट्री छोड़ ही दी। वो आधे बैंक में लग गए, आधे टीचर्स लग गए, आधों ने अपना बिजनेस खोल लिया दूसरा विदाउट डेंटिस्ट्री। सर ये सबसे बड़ी हमारे लिए बहुत ही एक मतलब मैं क्या बोलूँ, शर्म की बात है हमारे डेंटिस्ट्री में कि हमारे डेंटिस्ट्री को 12-13 साल से एक नज़रअंदाज किया हुआ है बिल्कुल ही गवर्नमेंट ने। जिस वक्त हम 2013-14 में ये कर रहे थे, अनशन पे बैठे थे हम उस वक्त भी हमें ये आश्वासन झूठा दिया गया कि आपकी निकलेंगी पोस्टें। अभी जो मैम अभी बोल रहे थे हमारे DRDO में पोस्टें, हम प्रिंसिपल मैम से मिलने गए, GMC डॉक्टर शशि सूदन मैम, उन्होंने हमें बोला कि हम पहले MBBS वालों को लेंगे, अगर कुछ सीटें बचेंगी फिर हम BDS या ISM को लेंगे। हम क्या मतलब एक गार्बेज हैं जो जब कहीं पूरा ख़त्म हो जाए तो फिर हमारे को कूड़ादान में से निकालेंगे? ये तो है नहीं ऐसा। इसलिए ये गुजारिश है अब कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने, जो 12 साल से हम रख रहे हैं, यही है गुजारिश। जैसे मोदी साहब ने हमारे लिए निकाले हैं कि मतलब कि यूथ को बढ़ाओ, बट के साथ डॉक्टर लगा है, इतनी तसल्ली है आपको, लेकिन अब जब जॉब की बात करते हैं, तो अपनी यूटिलिटी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल ठगा हुआ सर। एक सिर्फ मैं बोलता हूँ कि JNK ही ऐसा स्टेट है जिसमें डेंटिस्ट्री को ऐसे गार्बेज बनाया हुआ है। बाकी किसी भी स्टेट में देख लीजिए, इस पैंडेमिक में ही देख लीजिए, हर एक स्टेट ने ये चीज़ रखी कि जो डेंटिस्ट आना चाहता है आप सर्व करिए, आपको जहां अच्छा लगता है आप सर्व करिए। ये चीज़ हमारे सिर्फ JNK में ये चीज़ है कि डेंटिस्ट्री को कहीं है ही नहीं लाइन में हमारे ना। अब डॉक्टर साहब, आपका अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? हम क्यों कुछ रोज पहले आपने प्रोटेस्ट, कुछ रोज प्रोटेस्ट किया आपने पहले? हाँ जी, कल भी किया था हमने। अब अगर कुछ दिन में हमारे पास कोई वो नहीं आया पॉजिटिव रिजल्ट, हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे, चाहे फिर गवर्नमेंट कुछ भी करे, चाहे हमें डिग्रियां जलानी पड़े, बट हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। फिर ये हमारा गवर्नमेंट। आपने किस साल पास आउट किया? 2015 से लेकर अभी तक क्या कर रही हैं? वैसे तो मैंने हाउस जॉब किया है, क्लिनिक खोला है, बट क्लिनिक इस टाइम कैसे चलाएं हम पैंडेमिक में? पहले तो हम खोल नहीं सकते, हमारी फैमिली रिस्क पे है। उसके बाद जब हम खोलते भी है रिस्क लेके भी, तो उसमें पेशेंट्स जब आते हैं वो इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं कि उनको पूरी आजकल की जो हाइक है प्राइस की, बिकॉज ऑफ हमें कोविड इक्विपमेंट्स पहननी पड़ती हैं, तो वो पेमेंट करने के लिए वो हिचकिचाते हैं। तो अगर तो सिर्फ क्लिनिक्स पे ही डिपेंड करना है तो फिर उसके भी प्राइस कुछ रेट लिस्ट या कुछ कम होना चाहिए कि पेशेंट्स को भी सूटेबल हो, हमें भी सूटेबल हो। नहीं तो जॉब्स तो क्रिएट होनी ही चाहिए कि यूथ जो है इतना यंग ब्लड है, उसको वो अभी आप उसको कहीं भी लगाओ वो लगेगा, वो करेगा काम, उसके अंदर इतना भरा हुआ है कि ही वांट्स टू वर्क। तो हमने इतने साल जो पढ़ाई की है, हमारे पेरेंट्स ने यही सोचा कि 2008 में पोस्ट निकली है, 2009 में मैंने एडमिशन ली है कि आगे भी निकलेंगी, यही सोच के उन्होंने हमें इस फ्यूचर इस लाइन में डाला है। लेकिन ट्रेंड चेंज हो रहा है, BDS लोग कम करना चाहते हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं या इंस्टीट्यूशन। सिर्फ JNK में नहीं करना चाहते, बाहर तो सब कर रहे हैं। इवन जो भी बाहर का, अगर आप हम आउट ऑफ इंडिया भी कहें तो वहाँ तो सब करना चाहते हैं BDS, सिर्फ JNK में नहीं करना चाहते क्योंकि कोई स्कोप ही नहीं है। हम खुद ही, मेरा बेटा है छोटा सा 4 ईयर, वो कहता है मैं भी डेंटिस्ट बनूंगा आपके जैसे, बट हम उसको बोलते हैं नहीं, क्या करना है बन के, क्योंकि हमारा ही फ्यूचर नहीं सेफ है तो हम उनको क्यों बनाएंगे। तो गवर्नमेंट को हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमसे पहले वालों के, हमसे आगे आने वाले, यहाँ तो डेंटल कॉलेजेस को अब MDS भी शुरू किया है, क्यों किया है? फिर वो क्यों हमें होप्स दी जा रही हैं कि आप करें MDS करें, कुछ मिलेगा आपको? MDS भी तो फ्री बैठे हैं, उनको भी कहाँ पोस्ट मिल रही हैं? सो यही बात है कि अगर पोस्ट नहीं क्रिएट करनी तो फिर पढ़ने का हमने क्या टाइम वेस्ट किया, पैसा वेस्ट किया, अपना पूरा करियर वेस्ट किया एक तरह से। तो दोस्तों, हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से ये गुजारिश करेंगे कि ये 2008 के बाद एक भी पोस्ट नहीं निकली है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना समय देने के बाद, BDS करने के बाद, आज भी ये लोग स्ट्रगलर है और सड़कों पर उतरे हैं। अब इन्होंने ये मन बनाया है कि बेमियादी भूख हड़ताल पे चले जाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं इन पर भी असर पड़ेगा, सरकार पर भी असर पड़ेगा। सरकार चाहे, जैसे इन्होंने सुझाव दिया, तजवीज़ दिया हमें कि सरकार चाहे तो इनकी सेवाएं ले सकती है। फारफ्लंग एरिया में आज भी मैन पावर की कमी है, डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, लेकिन सरकार अभी इस पर विचार नहीं कर रही है। बड़ी बात यह है, एडवाइज़र हूँ,
फॉर्मर मिनिस्टर्स हों, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हों, पार्टी प्रेसिडेंट हों, सब ने इनको एश्योर किया था कि जब उनकी सरकारें आएंगी पोस्टें निकाली जाएंगी, अब्जॉर्ब किया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वादे ही रहे। दर्शकों, डीआरडीओ द्वारा हॉस्पिटल जो बनाया गया उसमें जो भर्ती हुई है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। अब मामला एसीबी तक पहुंच गया है। दर्शकों, डीआरडीओ में हुई नियुक्तियां इन दिनों सुर्खियों में है और बड़ी बात यह है कि कश्मीर में आवाज़ उठी तो कश्मीर में रिक्रूटमेंट बंद कर दी गई थी, लेकिन जम्मू में अभी भी उन यूथ को, उन युवाओं को इंसाफ नहीं मिल पाया है जिनके पास तजुर्बा भी था, एक्सपीरियंस भी था, सब कुछ होने के बावजूद भी उनका नाम लिस्ट में नहीं आया। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारा ये मसला उठाने के लिए। हमारा ये मसला जब डीआरडीओ का फॉर्म निकाला गया तो उसमें तीनों चीज़ें मांगी गई। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ओनली डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी। इसके अलावा कोई भी जो डॉक्यूमेंट था वो एनक्लोज करने के लिए नहीं कहा गया। साथ में बच्चे हमारे उस टाइम जिस दिन ये 18 को निकली थी उसके बाद लॉकडाउन था, गाड़ियाँ बंद थी। हमारे बच्चे फारफलंग एरिया, जोरी, पुंछ, डोडा से गाड़ियाँ करके 4-4 हज़ार की फार्म जमा करने के लिए मेडिकल कॉलेज में आते हैं। वो फार्म जमा करके वहाँ से चले जाते हैं। 27 को एक इनकी मीटिंग अरेंज की जाती है, उसमें इन्होंने लिखा गया है कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसको हम उसमें जो है नहीं डाल रहे हैं, जो उसके पॉइंट्स है एक्सपीरियंस नहीं यूज़ कर रहे हैं इसके लिए। फिर जब लिस्ट निकाली जाती है 29 या 30 को, उसमें इन्होंने जो है पूरे कैटेगरी वाइज लिस्ट जो है वो आउट की जाती है। और फिर जो फार्मासिस्ट की लिस्ट है उसके 4 दिन बाद की जाती है आउट 2 तारीख को। ये आखिर इतना बीच में जो डिफरेंस दिया गया, किस लिए, क्या धांधली थी, ये वो डिपार्टमेंट ही जानता है। लेकिन हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी ऐसे हुई कि बहुत से बच्चों ने हमारे साथ जो मिले आके उन्होंने कहा कि हम जो हैं कुछ ST कैटेगरी वाले हैं जो उसमें 64 पॉइंट ले सकते थे, बट कैटेगरी ना लगाने की वजह से वो उस लिस्ट में फाल नहीं कर पाए। तो ये कुछ भाई भतीजावाद। आपको क्या सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई एश्योरेंस मिला है, कुछ आश्वासन मिला है? कुछ एश्योरेंस नहीं है, ज्वाइनिंग चल रही है, सब कुछ हो रहा है। हमारे बच्चे जो जिन लोगों ने कैटेगरी यूज़ नहीं की थी वो बेचारे आज फारफलंग एरिया से बैठ के हमें फ़ोन करते हैं, सर हमारा क्या होगा। हम क्या कह सकते हैं उनको हमारा क्या होगा। हमारी अपील है आपके माध्यम से ही गवर्नर साहब जी को या हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं या हेल्थ एडवाइजरी है कि इस पे जल्द से जल्द कुछ एक्शन लिया जाए, ताकि हमारे जो फारफलंग एरिया का यूथ है जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है उसको जल्द से जल्द इसका जो है मसले का हल हो। क्योंकि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो अभी तक आपने किस किस को ये रिप्रेजेंटेशन दी है कि इस लिस्ट में धांधलियाँ हुई हैं या लिस्ट में इस इनजस्टिस हुआ है? देखिए, हमारे बहुत से बच्चों ने प्रिंसिपल मैडम को रिटर्न में एप्लीकेशंस दी हैं, वहाँ प्रिंसिपल मैडम को एप्लीकेशंस जो दे के आए हैं। अब हम थ्रू मीडिया के ही सबसे ये गुहार लगा रहे हैं कि हमारा मसला हल किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा पहले इन्होंने खुद ही पार्शलिटी कर दी कि जब कश्मीर में फार्म निकले तो वहाँ ओनली फॉर कश्मीर डिवीज़न और जम्मू के लिए इन्होंने ऑल ओवर डोमिसाइल ऑफ J&K रखा। ये तो हम जम्मू कश्मीर को बांटने की बात की गई कि अगर जम्मू का कश्मीर के बंदे जम्मू जॉब ले सकते तो हम क्यों नहीं। आखिर हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को, जम्मू कश्मीर के जो हमारी जनता है, इसको खुद इस बेस पे डिवाइड क्यों किया जा रहा था। वो चलो जैसे कैसे इन्होंने कहा हमसे गलती, वो सही कर दिया गया। फिर एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आज तक हर किसी ने जो लाइव देख रहे हैं कुछ, उन्होंने फॉर्म भरे होंगे जॉब्स के लिए। कौन सा ऐसा फॉर्म है जिसमें 5-5 बार करेक्शनें होती हैं? दिस इज़ नॉट करेक्शन, दिस इज़ करप्शन। क्योंकि करप्शन के लिए ये किया जाता है जब आपको अपने बच्चे घुसाने हो कुछ ना कुछ करके। लास्ट सवाल आपसे ये, राइट नाउ आप क्या डिमांड करते हैं, क्या चाहते हैं कि लिस्ट क्रैश होनी चाहिए? हम यही चाहते हैं लिस्ट क्रैश, और जो हमारे बच्चे उसमें फॉल करते हैं एक्सपीरियंस वाले कैटेगरीज वाले, उन सब के नंबर आने चाहिए, तो उन सब के साथ जस्टिस होना चाहिए। हमारी यही मांग है। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये लोग लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल करने के बावजूद भी अभी तक तो ये नाउम्मीद है, लेकिन उम्मीद रखते हैं उपराज्यपाल या यूँ कहिए यूटी प्रशासन से कि वो इंटरवेन करें इस मामले में और इनको लिस्ट को क्रैश करके इनको जस्टिस दिलाएं। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।